नमस्कार। इसके पहले के व्याख्यान में हमने काव्य गुणों की चर्चा की थी और जिस तरह से काव्य गुणों की व्याप्ति भारतीय काव्य शास्त्र में दिखाई पड़ती है, उसी तरह से एक दूसरा पक्ष भी उपस्थित होता है और वह है काव्य दोष का। तो आज के इस व्याख्यान में हम काव्य दोषों की चर्चा करेंगे और इसके आरंभ में काव्य दोष का अर्थ और स्वरूप जानेंगे और फिर काव्य दोषों के विभिन्न प्रकारों से भी हम परिचित होंगे। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने व्यापक रूप से काव्य दोषों का निरूपण किया है। इन्होंने यह सिद्ध किया कि निर्दोषता ही सफल काव्य की पहली शर्त है और वस्तुतः दोष परिहार को ही काव्य का गुण मान लिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि यदि काव्य में दोष नहीं है, दोष रहित काव्य है, तो स्वाभाविक रूप से वहां गुणों की उपस्थिति है। पर इस संबंध में आचार्यों की दो प्रकार की दृष्टि मिलती है। पहला वर्ग उन आचार्यों का है जो यह मानकर चलते हैं कि काव्य होने के लिए यह आवश्यक है कि रचना नितांत निर्दुष्ट हो, उसमें रंच मात्र भी दोष की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानने वाले आचार्यों का एक वर्ग है। और इस वर्ग में भामह आते हैं, दंडी, रुद्रट और वाग्भट्ट का नाम आता है। पर एक दूसरा वर्ग भी है जो अपेक्षाकृत अधिक उदार है। वह यह मानता है कि इस तरह से यदि हम विचार करेंगे तो चूंकि ऐसा कोई भी वाक्य हो ही नहीं सकता जिसमें हम ढूंढना चाहें तो दोष नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए यह कहना कि एकदम निर्भ्रांत रूप से, नितांत रूप से निर्दुष्ट रचना ही काव्य होगी, यह ठीक नहीं है। तो भरत और विश्वनाथ जैसे आचार्यों का एक दूसरा वर्ग भी दिखाई पड़ता है जो अपेक्षाकृत इस संदर्भ में अधिक उदार है और सर्वथा दोष रहित होने की बात नहीं करता। भरत ने नाटक के विवेचन में दोष पर विचार किया है। उनके अनुसार संसार की कोई भी वस्तु दोष रहित नहीं है। यह जो संसार है, इस संसार में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा दोष रहित हो और इसी कारण विद्वानों को इस दोष के विषय में बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह भरत मुनि ने संकेत किया था। कहा उन्होंने, न च किंचिद गुणहीनम दोषैः परिवर्जितम न वा किंचित तस्मन्नाट्य प्रकृतौ दोषा नात्यर्थतो ग्राह्याः। कहा कि इस पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में भामह ने इस धारणा से अपने को अलग किया और यह कहा कि दोष युक्त काव्य को कुपुत्र की भांति निंदा का पात्र माना है। जिस तरह से कुपुत्र माता और पिता के लिए निंदा का कारक होता है, उसी तरह से दोष युक्त काव्य कवि के लिए निंदा का कारक बनता है। कहा, दुःश्रुते नैव निंद्यते, यह भामह का कहना है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि कवि यदि कविता नहीं लिखता है तो यह अधर्म नहीं है, न लिखे, और न ही व्याधिकारक है, न तो कविता नहीं लिखने से उसे कोई रोग हो जाएगा, न ही दंडदायक है। यदि वह कविता नहीं लिखता है तो कोई उसे आकर दंडित करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो कवि का नहीं लिखना न तो अधर्म है, न व्याधिकारक है और न दंडदायक है। किंतु जब वह लिखे तो दोष मुक्त काव्य लिखे। सदोष काव्य की रचना करना साक्षात मृत्यु के समान है, भामह का स्पष्ट मानना है। कहा, ना कवित्वम अधर्माय व्याधये दंडनाय वा कुकवित्वम पुनः साक्षान मृत्युमाहुर मनीषिणः। कविता लिखो तो दोष रहित लिखो, नहीं तो किसी ने कहा नहीं है कि आकर के कविता लिखो। यदि सीधी सरल भाषा में भामह का तात्पर्य समझना हो तो यह कहें, किसी ने जबरन आपसे नहीं कहा कि आप कविता लिखिए ही,
किसी ने दंड देने का भय दिखाकर आपसे आग्रह नहीं किया कि आप कवि बने। कविता नहीं लिखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ जाएंगे। इस तरह से भामह ने नितांत दोषहीन काव्य रचने की बात को ही स्वीकृत किया है। दंडी भामह से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि दोष रहित तथा गुण एवं अलंकार से युक्त काव्य कामधेनु की भांति है। उससे आप जैसा चाहें वैसा वरदान मिलेगा यदि आपकी रचना दोष रहित है और गुण अलंकार सहित है, तो वह कामधेनु है। पर यदि ऐसा नहीं है, दोष युक्त काव्य है, तो यह कवि की मूर्खता को ही प्रकट करता है। जिस प्रकार सुंदर शरीर पर श्वेत कुष्ठ का दाग उसे असुंदर और गर्हित बना देता है, उसी प्रकार दोषों के कारण अल्प दोष भी यदि हैं तो उसके कारण पूरा काव्य दूषित हो जाता है। कुष्ठ का छोटा सा दाग भी सौंदर्य को विघटित कर देता है, उसे कुरूप बना देता है, असुंदर बना देता है। उसी प्रकार यदि रचना में छोटा सा भी कोई दोष है तो इसके कारण वह समूचा काव्य ही दूषित हो जाता है। वाग्भट्ट दोष को विष और दोषाभाव को स्वर्ग का सोपान मानते हैं। रीतिकाल के कवि केशवदास भी दोष युक्त कविता को हेय मानते हैं। कहते हैं, राजत रंचन दोष युक्त कविता वनिता मित्र। राजत रंचन दोष युक्त, तनिक भी दोष स्वीकार्य नहीं है। काव्य दोष की जब चर्चा करते हैं तो यह कहा गया कि जो काव्यास्वाद है, काव्य से जो आस्वाद मिलना है, यदि उसमें बाधा पड़ती है, काव्यास्वाद का विघातक तत्व ही दोष कहा गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि काव्यास्वादन के समय चित्त में उत्पन्न होने वाले उद्वेग, यदि हमारा चित्त उस काव्यास्वाद के समय विघटित है, कहीं और है, उद्विग्न है, तो वह दोष उत्पन्न हो गया वहां, ऐसा माना जा सकता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में दोष निरूपण की दो सरणियां परिलक्षित होती हैं। ध्वनिवादी आचार्यों ने रसापकर्षक तत्वों को दोष की संज्ञा दी है, दोष की अभिधा दी है। यह कहा है कि जो तत्व रस के अपकर्षक हैं वे ही दोष कहलाते हैं। और पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जो ध्वनि से पूर्ववर्ती हैं, उन्होंने गुण के विपर्यय को दोष माना है। कहा कि यदि गुण नहीं है तो वह दोष है। भरत ने गुण का वर्णन करते समय दोष की परिभाषा प्रस्तुत की है और यह कहा कि गुण ही दोष का विपर्यय है। एतेव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः। यह भरत कह रहे हैं कि गुण ही दोष का विपर्यय है। दंडी ने गुण को काव्य की संपत्ति और दोष को विपत्ति माना है। इनके मत से गुण के समावेश से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और दोष के कारण उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। प्रदोषाः विपत्तये तत्र गुणाः संपत्तये यथा। गुण काव्य की संपत्ति है और दोष विपत्ति है। भरत के विपरीत जाते हुए, भरत के मत से असहमत होते हुए वामन दोष को गुण का विपर्यय कहते हैं। गुण विपर्यासात्मानो दोषाः। भरत ने कहा था कि गुण ही दोष का विपर्यय है, पर भामह कहते हैं कि दोष गुण का विपर्यय है। यह इन दोनों के मत में अंतर है। अग्नि पुराणकार ने दोष को काव्य का उद्वेगजनक तत्व माना है। उद्वेगजन को दोषः। और आनंदवर्धन का दोष निरूपण रस पर आश्रित है। उन्होंने दोषों के दो विभाग किए हैं, नित्य दोष और अनित्य दोष। यह कहा कि नित्य दोष रसापकर्ष के हेतु हैं और अनित्य दोषों में श्रुति दुष्ट आदि आते हैं।
श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः। आनंदवर्धन के विचार से प्रभावित होकर मम्मट ने कहा कि जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं, और काव्य में मुख्य अर्थ तो रस ही होता है। मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसस्य मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्याः। यह कहा मम्मट ने कि नीरस काव्य में दोष होता है। यदि काव्य सरस हो तो वह इसी कारण सरस है क्योंकि वहां दोष नहीं है। यदि रस में किसी प्रकार से अनौचित्य उपस्थित हो गया तो वहां दोष हो जाएगा। इस तरह से मम्मट ने दोष की स्थिति तीन प्रकार से संभव मानी है। पहला तो काव्यास्वाद में व्यवधान होने से, दूसरा काव्य की उत्कृष्टता को नष्ट करने वाली किसी वस्तु के बीच में आ जाने से, और तीसरा काव्यास्वाद में विलंब करने वाले कारणों के होने से। आचार्य विश्वनाथ ने लगभग मम्मट का ही मत स्वीकार किया है और यह कहा कि रसापकर्षक या रस के विघातक तत्व ही दोष हैं। रसापकर्षका दोषास्ते। विश्वनाथ चूंकि रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानते हैं, कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अतः उनके अनुसार रसापकर्षक तत्वों से बढ़कर तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। और उनके अनुसार रसापकर्ष की तीन संभावनाएं हैं: रस की प्रतीति का अभाव, रस की विलंब से प्रतीति, और रसबोध में चमत्कार की मात्रा की न्यूनता। ये तीन कारण हैं, ये तीन संभावनाएं हैं जिनसे रसापकर्ष हो सकता है। इस तरह से इस समूचे विमर्श के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काव्य के परम हेय तत्व रस दोष ही हैं, और रस निष्पत्ति में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ना सहृदय के लिए उद्वेग का कारण हो सकता है। दोष किसी भी रूप में रहे वह सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि दोष रहित काव्य ही सहृदय हृदयावर्जक होता है। ये जो दोष बताए गए हैं इनके कई प्रकार आचार्यों ने निर्दिष्ट किए हैं, बताए हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश में दोषों की संख्या 70 मानी गई है। इनमें शब्द दोष 37 हैं, अर्थ दोष 23 हैं, और रस दोष तो पहले से 10 माना जाता रहा था, इसे उन्होंने भी माना है। जब कविता में निहित अर्थ के द्वारा इष्ट या वांछित तात्पर्य की प्रतीति न हो तो वहाँ अर्थ दोष होता है, और मम्मट ने इसके 23 भेद बताए हैं: अपुष्ट, कष्ट, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्क्रम, ग्राम्य, संदिग्ध, निर्हेतु, प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध, अनवीकृत, सनियम परिवृत्त, अनियम परिवृत्त, विशेष परिवृत्त, अविशेष परिवृत्त, साकांक्ष, अपदयुक्त, सहचर भिन्न, प्रकाशित विरुद्ध, विध्य युक्त, अनुवादायुक्त, त्यक्त पुनः स्वीकृत और अश्लील। ये नाम से ही किस तरह का दोष है इनमें इसका आभास हो जाता है। पर कुछ प्रमुख अर्थ दोषों की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसमें एक अर्थ दोष है जिसे अपुष्ट कहा गया है। यह कहा गया कि काव्य में ऐसे पद का प्रयोग हो जिसके अभाव में भी अर्थ को क्षति न पहुंचे तो अपुष्ट दोष होगा। यदि हम किसी शब्द को हटा भी देते हैं रचना से और रचना का हूबहू यथावत अर्थ स्पष्ट होता हो तो यह अपुष्ट दोष कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं: उग्यो अति बड़े गगन में उज्ज्वल चारु मयंक, मान मानिनी मोच बे हेतु मनहु एक अंग। अब इन पंक्तियों में गगन के पहले अति बड़े कहा गया है। गगन तो स्वाभाविक रूप से विशाल है, पर उसके पहले यह कहना अधिक बड़े, यदि हम इसे हटा भी दें और कहें उग्यो गगन में उज्ज्वल चारु मयंक, तो अर्थ तो यथावत है,
उसी तरह से उज्ज्वल शब्द भी है। चांद अपने धर्म में ही उज्ज्वल है, तो यदि हम यहाँ उज्ज्वल शब्द भी हटा दें और कहें उग्यो गगन में चारु मयंक, तो भी अर्थ यथावत बना रहता है। यहाँ गगन के लिए अति बड़े और चंद्रमा के लिए उज्ज्वल विशेषणों का प्रयोग इस तरह से व्यर्थ सिद्ध होता है। इन शब्दों के बिना भी अर्थ में कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, इसलिए यह एक अर्थ दोष है जिसे अपुष्ट अर्थ दोष कहा गया है। पर एक यहाँ समझ लेने की जरूरत है कि एक और दोष बताया गया है। अधिक पदत्व दोष में पद की व्यर्थता का पता अन्वय के समय ही चल जाता है, पर अपुष्ट दोष में पद की व्यर्थता का पता अर्थ करते समय चलता है, अन्वय के समय नहीं। दूसरा एक जो अर्थ दोष है वह है कष्टार्थ। नाम से ही स्पष्ट है कि जब अर्थबोध कठिनाई से हो तो कष्टार्थ दोष होता है। जैसे एक पंक्ति है, तो पर बारों चारि मृग चारि विहंग फल चारि। अब पंक्ति यही है। अब इसमें जो चार मृग, चार विहग यानी चार पक्षी और चार फलों की बात कही जा रही है, इसका अर्थ समझना बड़ा कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। यहाँ चार मृग से अभिप्राय है नेत्र पर मृग, घूंघट पर घोड़ा, गति पर हाथी और कटि पर सिंह। चार विहंग हैं, बोली पर कोयल, गर्दन पर कपोत, केश पर मोर और नाक पर सुग्गा। और चार फल हैं, दांत पर अनार, तन पर श्रीफल, अधर पर बिंब फल और कपोल पर मधुक। यह जो नख शिख वर्णन है उसके अंतर्गत ये सारे प्रसंग आते हैं, कवि प्रसिद्धि भी आप मान सकते हैं। पर यह जो चार फल, चार मृग और चार जो विहंग पक्षी की बात कही जा रही है, ये चार अर्थ समझना बहुत कठिन है, क्लिष्ट है। इस प्रकार का अर्थ बहुत कठिनाई से निकलता है, इसलिए यहाँ जो अर्थ दोष उत्पन्न हो रहा है उसे कष्टार्थ कहा जाता है। अर्थ दोष के और भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। से एक है कष्टत्व दोष। इसमें शब्द परिवर्तन से अर्थ प्रतीति में क्लिष्टता नहीं रहती, पर क्लिष्टार्थ दोष में शब्द परिवर्तन के बाद भी क्लिष्टता बनी रहती है। एक दोष है जिसे पुनरुक्त कहा गया। केशवदास जपत रहत आठो याम, राम 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 न डरत पुनरुक्ति को। तो जब एक ही शब्द तथा अर्थ की बार बार आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे कहा जाए कि मृदु बानी मीठी लगे, बात कबिन की उक्ति। अब एक ही पंक्ति में बाणी है, उक्ति है और बात है, ये तीनों के अर्थ एक ही हैं। एक ही अर्थ में एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा है, पुनः पुनः उसकी आवृत्ति हो रही है। मृदु और मीठी के प्रयोग में भी पुनरुक्ति है, इसलिए यह एक दोष है, अर्थ दोष है, जिसे पुनरुक्त दोष कहा जाता है। दुष्क्रमत्व दोष है जब लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तब दुष्क्रमत्व दोष होता है। जब ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया जाए तो ग्राम्य दोष होगा। किसी निश्चित अर्थ का ज्ञान नहीं होने में संदिग्ध दोष होता है, और किसी बात के हेतु का कथन न करने से निर्हेतुत्व दोष होता है। जब कवि लोक या कवि संप्रदाय के विरुद्ध किसी अप्रसिद्ध कथन का उल्लेख करे तो प्रसिद्ध विरुद्धता होती है, में अप्रसिद्ध तथ्य का वर्णन होता है। जैसे प्रसिद्ध है कि कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, पर यदि कोई इसे ऐसा बताए कि राम के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो कवि बता तो सकता है, पर यह दोषपूर्ण होगा, प्रसिद्धि विरुद्ध होगा। उसी तरह विद्या विरुद्ध है। कुछ ऐसी बातें यदि बता रहा है कवि जो शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो रहा है तो उसे विद्या विरुद्ध कहते हैं। अनवीकृत भी एक दोष है कि जब अनेक अर्थों का एक ही प्रकार से कथन किया जाए और उसमें कोई विलक्षणता न रहे तो अनवीकृत दोष होता है। उसी तरह सनियम परिवृत्ता और अनियम परिवृत्तता भी दोष हैं। जो दूसरा वर्ग है काव्य दोषों का,
उसे शब्द दोष कहा गया है। और मम्मट ने 16 प्रकार के शब्द दोषों का निरूपण किया है, जिसमें श्रुति कटु, च्युत संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अश्लील, संदिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयार्थ, क्लिष्ट, अविमृष्ट, विधेयांश और विरुद्धम अतिकृत, ये 16 दोष बताए हैं। श्रुति कटु दोष वहां होता है जब रचना में कर्ण कटु या कानों को कठोर लगने वाली रचना होती है। सुनने में जो कठोर लगे तो यह श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। कहा मम्मट ने, श्रुति कटु परुष वर्ण रूपम दुष्टम। विश्वनाथ इसे ही दुःश्रत्व कहते हैं, जिसे सुनना लगे कि हमारे कानों पर आघात पड़ रहा है, चोट पड़ रही है। इनके अनुसार अक्षर कठोर होने के कारण कानों को खटके तो दुःश्रत्व दोष होता है। कहा उन्होंने, श्रुति दुःखावहत्वम दुःश्रवत्वम। कविता है जैसे, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब सुनते ही ट जो टकार है, उत्कृष्ट, विचार उत्कृष्ट, विषय उत्कृष्ट, धृष्ट, तो यह इसकी जो आवृत्ति है ट वर्ण की, यहाँ धृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये सारे शब्द सुनने में कटु हैं, इसलिए यह श्रुति कटुत्व दोष है। पर यदि रौद्र, वीर आदि रसों की रचना हो तो वहां कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग ही आवश्यक होता है, और ऐसे शब्द दोष, ऐसे प्रयोग शब्द दोष न होकर गुण रूप होते हैं। पर श्रृंगार, हास्य, शांत आदि रसों में कठोर वर्णों का प्रयोग होने पर श्रुति कटु दोष होता है। एक जो दूसरा शब्द दोष है वह है च्युत संस्कृति। व्याकरण विरुद्ध शब्दों के प्रयोग में च्युत संस्कृति दोष होता है। च्युत का अर्थ है संस्कार या व्याकरण लक्षण से च्युत होना, गिर जाना या व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होना। च्युत संस्कृति व्याकरण लक्षणहीनम यथा, यह मम्मट ने कहा। और ग्राम्य दोष होता है जब केवल गंवार व्यक्तियों में व्यवहृत होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए। ग्राम्यम यत केवले लोके स्थितम। उसी तरह नेयार्थ है जब लक्षणा शक्ति असंगत हो जाए तो वह नेयार्थ दोष होता है। क्लिष्ट होता है जब अर्थ प्रतीति बहुत विलंब से हो, बहुत कठिनाई से अर्थ की प्रतीति हो, तो वह क्लिष्ट दोष होगा। भरत ने इसे ही गूढ़ार्थ कहा था जब वह काव्य का लक्षण कर रहे थे। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, तो भरत जिसे गूढ़ार्थ कहते हैं वह यही है जिसकी प्रतीति कठिनाई से हो, वह क्लिष्ट है। तो इस तरह से हमने शब्द दोषों का परिचय पाया, कुछ अर्थ दोषों के कुछ प्रमुख उदाहरणों से परिचित हुए, और जो तीसरी कोटि है उसे रस दोष कहते हैं। उनकी संख्या 10 बताई गई है। और रस संप्रदाय की चर्चा करने के क्रम में जब हम रस विघ्न, रस दोष और रसाभास आदि की चर्चा कर रहे थे, तब हमने विस्तार से उन रस दोषों का परिचय पाया है। तो इसलिए अब वहाँ इसे इस प्रसंग में दोहराने की तो आवश्यकता नहीं है। तो रस दोष हमने पढ़ लिया है, और आज के इस व्याख्यान में हमने जो काव्य दोष हैं उनके स्वरूप से परिचित हुए, और विभिन्न काव्य दोषों से भी हमारा परिचय हुआ है। धन्यवाद।